Hey and welcome back future doctors and engineers. Good morning to all of you guys. So आज बात करने वाले हम यार लेक्चर नंबर 2 की आपकी मैग्नेटिज्म एंड मैटर 31 दिसंबर है बॉस 2022 का. वेरी एक्साइटेड ना. ओके सो वन डे टू गो. सो आफ्टर दैट आप एक नए साल में एंट्री लेने वाले हो. ओके सो अपने जो भी आपके टारगेट हैं, जो भी आपके सपने हैं बॉस, अब उनको आपने बहुत बेहतरीन तरीके से प्लानिंग ऑब्वियसली करना है ना. मेरे को नहीं पता आपको ये वीडियो कब मिलेगी, बट टुडे इज 31st दिसंबर. तो ये साल जाने वाला, नेक्स्ट ईयर आपकी जिंदगी में औसम तरीके से खुशियां लाने वाला है. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रहे, मेहनत करते रहे मस्त तरीके से, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी के साथ. ओके जरूरी है, बहुत जरूरी है बॉस. ठीक है, अट्रैक्शन आपने करना है अपने माइंड के थ्रू. जो भी चीज आप चाहते हो उसको अट्रैक्ट आपने करना है. ठीक है, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सुना ही होगा यार. ठीक है, तो वो आपने करना है, उसको अप्लाई करना है अपने लिए. तो बात करूंगा मैं आपको कल अर्ली इन द मॉर्निंग. सो 1st of January 2023. ओके कुछ डिस्कशन करेंगे, फॉर्मल डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, मिलके करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से हम जस्ट पढ़े जा रहे हैं. कोई ऐसी हमारी आउट ऑफ द ट्रैक जो पढ़ाई के अलावा कुछ बातें हैं वो नहीं हो पा रही हैं, लेकिन मैं करूंगा, बहुत सारी बातें करूंगा. ठीक है, बहुत सारी बातें आपसे करनी है. ओके सो बात कर लेते हैं जल्दी से आज लेक्चर की, और इस कंसेप्ट को बढ़िया, बहुत ईजी है यार. इसमें मतलब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे आपने इसको किया था बिल्कुल डिक्टो वैसे ही यहाँ पे इसको करना है. मतलब एक तरीके से चेपना है बस. हाँ, इसका एप्लीकेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट. ओके ये तो यार देखो ऑसम है. यही मेरा मेन पॉइंट रहता है कि आपको कंसेप्ट का यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ये मेरा टारगेट रहता है आपको सिखाना. बाकी थ्योरी, कंसेप्ट एंड ऑल हम सब पढ़ते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते हैं, बट ऑसम वे इज दैट कि आप क्वेश्चंस को कैसे इजीली क्रैक कर सकते हो. ओके तो ज्यादा बातें ना करते हुए और स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये मूवमेंट. ओके सो देखो यार, मैंने लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मतलब ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. ठीक है बॉस, तो हम उसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे. फिर उसको जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस करोगे तो ऑब्वियसली उस पर टॉर्क एक्ट करेगा, तो टॉर्क भी निकालेंगे, उसकी एनर्जी निकालेंगे, उसको रोटेट करने के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. फिर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के टाइम ऑफ ऑसिलेशन की बात करेंगे, जब वो एसएचएम करता है. जैसे एक बार मैग्नेट है, हमने इसको फ्रीली सस्पेंड किया, तो आपको पता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप ऐसे ऐसे करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगा. तो ये जो ऑसिलेशन करता है, एसएचएम होते हैं, सिंपल हार्मोनिक होते हैं, इनका पीरियोडिक टाइम भी हम कैलकुलेट करेंगे. मतलब वो सारी बातें करेंगे जो जरूरी है इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर. छोटा सा होगा, प्यारा सा होगा, मस्त होगा. क्वेश्चंस अगर आया तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है, चलो बॉस. तो यार सर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट. देखो भाई, सबसे पहले डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करेंगे, जस्ट रिलेट करेंगे. इस चीज को रिलेट करके करोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीजें. कैसे सर? देखो, अगर आप बात करो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था? एक डायपोल होता था आपके पास, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है. आपको पता है यहां पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता था, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में माइनस टू प्लस डायरेक्शन होती है, पी से डिनोट करते थे, और आप उसको लिखते थे चार्ज, इनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच की डिस्टेंस आर, मतलब 2l लेते थे आप. आपकी मर्जी है, डिस्टेंस को आप 2l यहाँ पे मान सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख लेते थे सिंपली. ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल है भाई, है ना, इस तरीके से आप लिखते थे. बट इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, डायपोल मूवमेंट होता है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम निकालते थे. अगर आपको याद हो, अगर आप ध्यान से देखें, ये अगर माइनस चार्ज है और ये अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर डायपोल रखा है उसको बोलते हैं डायपोल एक्सिस, ऑब्वियसली एक्सियल एक्सिस. इसी एक्सिस पे कहीं किसी पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इधर माइनस चार्ज है, इधर प्लस है, तो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, एक्सियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था. ठीक है, और इसके सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर वाली लाइन पे यहां पे कहीं ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, ये होता था इक्वेटोरियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड. ये सब आपको याद होगा पक्का. तो जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसको हम लिखते थे K2P ओवर, इसके डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं उस पॉइंट तक जहां पे आप निकाल रहे हो. ये रहा पॉइंट, लेट्स सी, एक्स एक्सिस पे है तो मैंने एक्स ले लिया, आप आर मान सकते हो स्मॉल, मैंने एक्स ले लिया एक्स क्यूब. ये होता था, और ये होता था 4 शॉर्ट डायपोल.
ठीक है, एक शॉर्ट डायपोल की आप बात करते थे तब ये हम इमेजिन करते थे, मतलब याद दिला रहा हूं, वैसे ही बिल्कुल डिक्टो यहाँ पे आपने करना है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, आप बस देखते जाए। और यहाँ पे जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस लेते थे आप, दैट इज वाई, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आता था निकल के, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट सर, के पी ओवर वाई क्यूब। एक शॉर्ट डायपोल के लिए होता था ये, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। और दोनों चार्ज के बीच में 2l डिस्टेंस हम मानते थे, तो सेंटर से l ये और l ये, सिंपल है। फिर एक हम जर्नल पॉइंट लेते थे कोई एक पर्टिकुलर, ना तो x पे पॉइंट है ना y एक्सिस पे पॉइंट है, इनके बीच में किसी एंगल पे ये पॉइंट P यहाँ पे हमने माना किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी जर्नल पॉइंट पे, जिसकी अगर उसको आप याद रखोगे तो दोनों फॉर्मूले ऑटोमेटिकली यू कैन कैलकुलेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्या होता था, के पी ओवर आर क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, आप सबको याद आ गया होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जर्नल पॉइंट फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द डायपोल एट ए डिस्टेंस r मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो यार ये था और यही हमने यहाँ पे करना है। अब बस यहाँ पे चार्ज का डायपोल है, यहाँ पे मैग्नेट के पोल्स का डायपोल बनेगा, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ओके ऑब्वियसली। सो नाउ यू कैन सी लाइक दिस, मैं यही बना रहा हूँ, जनरली आप समझ जाएंगे आप, क्योंकि रिलेट हमने कर लिया है, तो धुरंधर हम बन चुके हैं, हमें ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है मस्त तरीके से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ बॉस, और ये है आपकी सपोज करो एक बार मैग्नेट। एप्लीकेशन कैसे करना है, दिस इज ऑसम, इसका हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैं क्वेश्चंस आपको साथ साथ कराते रहूंगा, टेंशन नहीं लेने का, और आपको पता चलता रहेगा किस तरीके से आप इस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं, इजी बॉस इजी, ठीक है। तो मैंने माना दोस्तों यहाँ पे है आपका साउथ पोल, और बार मैग्नेट का ऑलरेडी लेक्चर 1 में हम पूरी डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं, तो कोई मैं मान के चल रहा हूँ आपको मस्त तरीके से अब चीजें आती हैं, ठीक है। और इधर है आपका नॉर्थ पोल, अच्छी बात है बॉस, और ये है बॉस इसका सेंटर, ओके। और साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो नेगेटिव m लिखते थे हम, और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो प्लस m लिखते थे। तो देखो ये माइनस ये प्लस, ये मिलके एक डायपोल बना रहा है। तो अगर इसी एक्सिस पे किसी पॉइंट पर नॉर्थ साइड में यहां पर किसी पॉइंट पे आप फील्ड निकालोगे, तो नॉर्थ पॉजिटिव और पॉइंट पॉजिटिव, तो इसका फील्ड इधर आएगा, नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल देखो नॉर्थ वाले का फील्ड इधर आता है मैग्नेटिक, नॉर्थ वाले का, और साउथ वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि नेगेटिव है, तो इसका जो फील्ड होगा साउथ वाले का, तो ओवरऑल जो फील्ड जाएगा, क्योंकि नॉर्थ वाला इस पॉइंट के पास है और इसके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो हमने ये x मानी तो x ही मान लो, अगर x एक्सिस पे लिखे है ना, तो यहाँ पे जो नेट फील्ड है वो इधर को जाएगा, ठीक है। नेट फील्ड जो आएगा एक्चुअली एक्सियल पॉइंट पे, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर जो नेट फील्ड आएगा मैग्नेटिक एक्सियल पॉइंट पे, ए लिख दिया मैंने, दैट विल बी, देखो जब हमने यहां पे निकाला k2p, यहां पे k है, यहां पे होता है इसका कोएफिशिएंट म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2, इसके डायपोल मोमेंट को आप p कहते हैं, इसके डायपोल मोमेंट होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ये होती है डायरेक्शन, ध्यान से देखें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इस डायपोल मोमेंट, साउथ से नॉर्थ की तरफ, इसको हम m कहते हैं, बस m लिख दो ओवर x का क्यूब एज इट इज। ये फॉर्मूला वैलिड होगा व्हेन दिस इज अ शॉर्ट डायपोल, समझ गए, मतलब जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर ये सेंटर है ना, तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस हम कितनी मानते हैं नॉर्थ और साउथ के बीच, 2l, जब ये ग्रेटर देन टू l होगा, है ना, इसी वैसे ही इसमें मानते हैं हम। शॉर्ट डायपोल की बात करेगा नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, एक्चुअली दिस इज द कंडीशन। अब अगर वो एक ऐसी एक्सिस पे बात करें जिसको आप इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस डायपोल एक्सिस, द एक्सियल एक्सिस, तो अगर आप इस एक्सिस पे कहीं पे बात करेंगे ना, अब आपको क्लियर है, तो सेंटर से यहां किसी पॉइंट पर जो फील्ड होगा, ठीक है, यहां पे देखो ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो नेट फील्ड इधर जाएगा, चांदी, ध्यान से समझना। अब पता कैसे चलेगा, देख, अगर डायपोल मोमेंट आपका इधर एक्ट कर रहा है इधर, तो इसका जो फील्ड है ऐसी एक्सिस पे जो इससे परपेंडिकुलर है, डायपोल एक्सिस के देखो परपेंडिकुलर, तो उसका फील्ड इधर आ रहा है, यानी इक्वेटोरियल जो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है उस पर फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू, यहाँ पे 2 नहीं आएगा बस, तो m बाय, है ना, यहां से डिस्टेंस ले लो, ये y एक्सिस पे है तो y ओवर y क्यूब, ये वाला फॉर्मूला तब आप यूज करेंगे, सिंपल। तो इसका फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो वेरी वेरी क्लियरली नाउ यू कैन सी कि अगर पॉइंट उसी एक्सिस पे रखा है जिसपे ऑलरेडी मैग्नेट रखी है, डायपोल मोमेंट है, तो देखो डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और इसका फील्ड भी नेट इसी डायरेक्शन में है, ये BA इसी डायरेक्शन में है।
तो जब आप एक्सियल फील्ड की बात करते हैं, मतलब ऐसे पॉइंट की बात करते हैं जो डाइपोल एक्सिस पे ही रखा हो, जिसपे ऑलरेडी मैग्नेट रखी है, तो फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल होगा, मतलब इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 0 डिग्री होगा, मतलब दे विल बी इन सेम डायरेक्शन। अगर एम इधर है तो उसका जो नेट बी होगा एक्सियल वो भी इधर ही होगा, लेकिन यहां अपोजिट है, देखो परपेंडिकुलर एक्सिस पे अपोजिट है, ठीक है। तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट इधर है और ऐसी फील्ड पे आप निकाल रहे हो, ऐसी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो जो परपेंडिकुलर लाइन पे रखा हुआ है, इससे परपेंडिकुलर, तो ये अपोजिट है, देखो इसका फील्ड इधर आ रहा है, इक्वाटोरियल वाला अपोजिट है, तो इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। नाउ यू कैन सी व्हाटएवर द एंगल यू जस्ट रिमेंबर, सो ये अपोजिट एक्ट करते हैं जब पॉइंट इक्वाटोरियल पॉइंट पे होता है। सिंपल है यार, इस तरीके से आप इमेजिन करें, फॉर्मूला याद रखें, उसका एप्लीकेशन करना मैंने सिखाना है, टेंशन नहीं लेने का। अब अगर वो बोलता है किसी जर्नल पॉइंट पे बताओ भाई आर डिस्टेंस, अभी हमें नहीं पता है भाई, किसी एंगल मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, डाइपोल एक्सिस, यहां से कहीं किसी पॉइंट आर पे ये जो इसके साथ एंगल कुछ बना रही है, इसके साथ बताओ जी, है जी। तो मान लो कोई एंगल है थीटा, तो यहां पे आपने बताना है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसी जर्नल पॉइंट पे आर डिस्टेंस अवे, वो आएगा म्यू नॉट एम ओवर आर क्यूब अंडर रूट, देखो इसको रिप्लेस करो बस, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो सिंपली यू जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। अगर थीटा आप 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, 3 + 1 4, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर थीटा आप यहाँ पे 90 पुट करोगे, cos 90 पूरा 0 हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब ये एंगल अगर 0 है तो यहाँ पे फील्ड आएगा, अगर ये एंगल यहाँ पे है तो ये वाला फील्ड बन जाएगा आपको। सिंपली यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस सिचुएशन, ओके गाइस। और इसको थीटा ना मान के ना, अगर मैंने इनके बीच में थीटा इसको माना, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, इसको अल्फा मान सकते हो आप, जिससे कंफ्यूजन आपको ना हो, बट ये रिलेशनशिप है, यू हैव टू रिमेंबर, है ना। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मूला बेस्ड, इस पे भी क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मूला बेस्ड। आपको सिचुएशन समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज द सिचुएशन, मैग्नेट जहां रखी है क्या उसी एक्सिस पे पॉइंट रखा है या उसके परपेंडिकुलर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करो, बात खत्म। और अगर वो 0 डिग्री या 90 डिग्री के अलावा, देखो ये यहां से यहां तक का एंगल 90 है, तो ये कब होगा, जब ये एंगल इसके साथ 90 एंगल बना रहा होगा। तो अगर वो 0 के अलावा या 90 के अलावा कोई और एंगल की बात कर रहा है, मतलब अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल के अलावा किसी और एंगल की बात कर रहा है, 30, 60, 45, तो समझ जाना ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। जब कोई नॉर्मली कोई एंगल गिवन होगा ना, समझ जाना ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सिंपली आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों इसका एप्लीकेशन मैं करना आपको पहले सिखा देता हूं कि इन फॉर्मूलाज का यूज करके आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो मजा आ जाएगा, आपको एप्लीकेशन करना आ जाएगा, क्वेश्चन है क्या और करने कैसे, ठीक है, समझ में आई बात। तो सिंपली आप जस्ट नोट्स बनाएंगे अपने अकॉर्डिंगली, एंड रिमेंबर कि नोट्स में आपने किस चीज को किस पे फोकस करना है, पूरा एक्सप्लेनेशन किस तरीके से करना है, इसका यूज कैसे करना है, वो तो मैंने आपको बताना ही है। ओके, चले मस्त तरीके से। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, और पढ़ने के बाद आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा यार, 2 मैग्नेट यहाँ पे यूज करी गई है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है ऑब्वियसली। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं, आप जल्दी से देख लो, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। उसने बोला 2 शॉर्ट बार मैग्नेट, पहले बोल दिया उसने, जो बार मैग्नेट है वो शॉर्ट बार मैग्नेट है, ठीक है। ओके, सो हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट m each are placed at a distance of 2d apart and the magnetic field midway between the point P is, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक मैग्नेट रखी गई है ऐसे, आप बढ़िया से देख लो, ओके, ये इसका सेंटर होगा और यहां पे कहीं पॉइंट P है, ठीक है सर, और एक मैग्नेट रखी है कुछ ऐसे, ओके बॉस, ओके, ये रखिए आपकी सेकंड मैग्नेट। नाउ यू कैन सी बॉस, यू कैन सी, ओके। तो यार इस तरीके से पॉइंट P आपको दिया है और डिस्टेंस ये इसका साउथ पोल है, इस वाले का नॉर्थ पोल है, जो दिया है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है। अपने मन से साउथ और नॉर्थ मत कर देना, शिफ्ट मत कर देना, ठीक है। अब उसने बोला कि ये पॉइंट P है, मैंने बोला ठीक है, यहां से डिस्टेंस दे रखी है इसकी D, और यहां से यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है वो भी है D, मतलब इस वाले, इसका सेंटर कहीं यहां होगा, तो यहां से भी डिस्टेंस डी है, देख लो, और ये भी इसके सेंटर से भी डिस्टेंस डी ही है। तो P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस सिचुएशन, बोथ द शॉर्ट मैग्नेट हैविंग द सेम डाइपोल मोमेंट। इसको मान लो आप फर्स्ट मैग्नेट, इसका डाइपोल मोमेंट भी m है, और इसको मान लो सेकंड, इसका डाइपोल मोमेंट भी m ही है, दोनों का सेम है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, यू नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, तो हमें देखना पड़ेगा जो पॉइंट की लोकेशन है वो मैग्नेट के रिस्पेक्ट में क्या है, क्या वो किसी मैग्नेट के ही
एक्सिस पे है या उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे है, कम ऑन। उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि हर मैग्नेट का डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है बॉस, ठीक है। तो देखो दिस इज योर फर्स्ट मैग्नेट, तो ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो इसका डायपोल मोमेंट तो जाएगा इधर, इस पॉइंट से पास होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट तो है इधर देखो m1, और पॉइंट इसी एक्सिस पे है देखो p पॉइंट, यानी फर्स्ट मैग्नेट के लिए जो पॉइंट p है इसी एक्सिस पे है, तो इसका जो फील्ड होगा डायपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में इसी एक्सिस पे इधर होगा, तो इसका फील्ड तो पता चल गया v1 इधर होगा कुछ कहीं, क्लियर हुआ, क्योंकि इस पॉइंट की लोकेशन इसी मैग्नेट से पास होने वाली एक्सिस पे ही है। तो अभी अभी हमने सीखा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा डायपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में इसी एक्सिस पे होगा अवे, ओके सिंपल। अब इस वाली को देखो, इसका सेंटर कहीं ये रहा, ठीक है, तो इसके सेंटर से पास अगर ये लाइन हो रही है तो ये इसका सेंटर है, और इसका डायपोल मोमेंट, इसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ इधर है, तो डायपोल मोमेंट इसका तो इधर है, देखो m2 इधर है कि नहीं है, तो m2 यानी इसका डायपोल मोमेंट अगर इधर है, और ये लाइन जो जिस पे सेंटर, जिस लाइन पे पॉइंट रखा हुआ है वो इसके सेंटर से पास हो रही है और वो इसके साथ 90 डिग्री का बना रही है, तो ये पॉइंट इस वाली मैग्नेट के लिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे है, और इसका डायपोल मोमेंट अगर नीचे है तो उसके अपोजिट जस्ट इसका फील्ड होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट पे इधर, तो सेकंड वाले का फील्ड इधर जाएगा। अभी बताया था मैंने, अगर कोई पॉइंट ऐसे एक्सिस पे रखा हो जो इसकी डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और इसकी डायपोल एक्सिस क्या है देखो, ये जो S2N जाएगी ऐसे, और इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो अगर डायपोल मोमेंट नीचे है तो फील्ड हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट ऊपर। तो इस पॉइंट पे दो फील्ड आ गए देखो, एक इधर B1 और एक इधर B2, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, रिजल्टेंट इधर जाएगा, तो B पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा रिजल्टेंट वो इधर होगा, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है चांदी। और जब एक पॉइंट पे दो वेक्टर काम करे, B1 इधर B2 इधर, और इनका रिजल्टेंट निकालें, तो रिजल्टेंट आपको पता है अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 है, प्लस 2B1 B2 cos 90 जीरो हो जाएगा वो वाला पूरा टर्म, तो बस B1 निकाल लो, B2 निकाल लो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा यार, ठीक है ना। और दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है, और दोनों के सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, तब इसका फील्ड निकालू अगर मैं ये B1, तो B1 का फॉर्मूला चूंकि इसी के एक्सिस पे है, तो ये होता था म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m ओवर, इसकी डिस्टेंस है यहां से यहां तक, शॉर्ट मोमेंट बार मैग्नेट है तो d का क्यूब हो जाएगा, x क्यूब होता था ना, तो x की जगह हम यहाँ पे d दे रखा है, तो ये आ गया B1, चेक करें आप। सिमिलरली B2 निकाल सकते हो, B2 जब हम निकालेंगे B2 तो वो तो इक्वाटोरियल एक्सिस वाला केस है, तो म्यू नॉट m आएगा, केवल दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है, ओवर 4 पाई, डिस्टेंस सेम है, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस सेम है d, तो ये भी d क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यानी x भी यहाँ पे d है, y भी यहाँ पे d है, तो ये आ गया B2, बस यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर बन जाएगा बॉस। तो नेट डायपोल मोमेंट पॉइंट P पे आ जाएगा, व्हाट इज दैट, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m बाई d का होल स्क्वायर प्लस d क्यूब एक्चुअली, ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई m बाई d का क्यूब एंड इसका होल स्क्वायर बॉस। तो कॉमन क्या आ रहा है सर, कॉमन देखो, कॉमन सब कुछ कॉमन आ रहा है, बस यहाँ 2 बचेगा और ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो पूरा म्यू नॉट m ओवर 4 पाई d क्यूब बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा देखो, पूरा बाहर आ गया इसके साथ, यहाँ 2 का 4 प्लस 1, तो ये आ गया 4 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 म्यू नॉट m ओवर 4 पाई d क्यूब, एंड दिस इज योर नेट फील्ड, दिस इज योर नेट फील्ड, नाउ यू कैन सी, ठीक है, दिस इज योर नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर हुआ पॉइंट, कैसे यूज करना है कंसेप्ट, बेहतरीन तरीके से धीरे से प्यार से सीख रहे हैं इन चीजों को, ठीक है, एक बार आप समझाएंगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। इस सिचुएशन वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो मेरे ख्याल से अब आप सॉल्व कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है, समझ गए ना लॉजिक। ओके, सो एक क्वेश्चन और करूंगा मैं, ठीक है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पता चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, और मस्त तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हर कंसेप्ट सीखेंगे और उसके डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन करूंगा, बस देखते जाए, मस्त तरीके से मेहनत करते जाए, सीखते जाए, अप्लाई करते जाए चीजों को। ओके दोस्तों, तो हियर वी गो, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आपका देखेंगे, और इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है बॉस उसको जल्दी से देख लो, उसको पढ़ लो, फिर सोचो कि क्या कंडीशन अप्लाई करी गई है और किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कम ऑन। तो उसने बोला है कि यार एक मैग्नेटिक फील्ड में द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड में, okay, the magnitude of the magnetic field due to a dipole of magnetic moment, magnetic moment आपको दे दिया 2.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर,
तो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं 2.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, सिंपल है। ओके सर, ओके। एट ए पॉइंट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट इन द डायरेक्शन, अरे उसके डिस्टेंस दे दी है, कुछ डिस्टेंस दी है 200 सेंटीमीटर, एक किसी पॉइंट की डिस्टेंस है, कहां से, एट ए पॉइंट 200 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई लैंग्वेज क्या है? अगर मैग्नेट आपकी ऐसे रखी होगी, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, तो ये तो होगी डाइपोल एक्सिस जिसपे ऑलरेडी मैग्नेट रखी है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, तो इसको कहेंगे हम डाइपोल एक्सिस। ये हमें पता है, मतलब ठीक है, दिस इज द डाइपोल एक्सिस, ये तो हमें पता ही है। उसने बोला इससे 90 डिग्री के एंगल पर किसी पॉइंट पर, ठीक है, मतलब डाइपोल एक्सिस से 90 डिग्री, तो ये इक्वेटोरियल हो गया, और यानी पॉइंट यहां कहीं होगा, और इसकी ये डिस्टेंस दे रखी है आपको y, तो ये जो r है ये y है 90 डिग्री एंगल अवे, मतलब y एक्सिस पे बात कर रहा है, मतलब एक्सियल एक्सिस की बात ना करके इक्वेटोरियल की बात कर रहा है। वहां पे फील्ड पूछा है, हमें पता है कि इधर साउथ पोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, तो फील्ड इधर होगा, और ये हमें निकालना है इक्वेटोरियल वाला। इनडायरेक्टली वो इक्वेटोरियल वाला पूछ रहा है 90 डिग्री पर, सीधी सी बात है, डायरेक्ट ना बोल के 90 डिग्री बोल दिया उसने। तो यूज कर लो यार फॉर्मूला, म्यू नॉट m ओवर 4 पाई डी क्यूब, यही होता था। डी क्यूब मतलब यहां पे हम लिखते थे y क्यूब, द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल सेंटर टू द पॉइंट। ओके, यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज। ये आपको पता है 10⁻⁷, डाइपोल मोमेंट आपको दे दिया बॉस 2.4, और डिस्टेंस आपको दिया 200 सेंटीमीटर है ये, तो 2 मीटर हो गया ना, तो यह आ जाएगा 2 का क्यूब, और बाकी आप धुरंधर खिलाड़ी हो ही, तो 10⁻⁷ इंटू 2.4 बाय 2 का क्यूब 8, ये आ गया 0.3, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना बॉस, तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁸, इतना आएगा, इतना टेस्ला। ओके, इतना टेस्ला, तो यू जस्ट चेक इट आउट मैन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यार देखो इजीली है, बस आपने समझना है सिचुएशन को। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं जल्दी से, क्योंकि ज्यादा इसमें अब कुछ बचा नहीं है। हम टॉर्क की बातें करेंगे, एनर्जी की बातें करेंगे, और मैंने जैसे आपको बताया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बातें करेंगे, बात खत्म। उनके डिपेंडेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, इस लेक्चर को खत्म भी करेंगे। तो हर कैटेगरीज में हम जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब आपको आनी चाहिए। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, कितना भी बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चले आगे बढ़े मिशन में, हमारे आगे चले। ओके, और ये सो 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जिनके हम जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। दोनों मैंने लिख दिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है, जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करी थी, तो जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करता था बॉस, और उसको अगर हम अगेंस्ट द फील्ड अगर उसको हम रोटेट कराते थे तो हमें वर्क डन करना पड़ता था, जो एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता था। वो सारी चीजें यहाँ पे भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे मैंने बताया आपको रिलेट करना है, एक एनालॉजी यूज करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, सिंपल सा फंडा है बॉस, ठीक है। उसी तरीके से आपने बात करनी है। तो मैंने लिखा टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यस, कम ऑन। तो देखो बॉस, देख लो ना जरा, इधर देखो, सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे मस्त तरीके से। तो उसने बोला लेट्स सी सर हमारे पास ये है, डिराइव नहीं करा रहा हूँ, बस सिचुएशन समझा रहा हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, एप्लीकेशन करना सिखाऊंगा बॉस, कैसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करने हैं बॉस, सब बताऊंगा बॉस। तो इधर को आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस मस्ट बी पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस स्ट्रेट, दिख भी रहा है आपको, ठीक है। तो हमने एक मैग्नेट को इस तरीके से रखना है, बार मैग्नेट को, जो जिसका डाइपोल मोमेंट फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाए। तो लेट्स सी, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ऑब्वियसली यार ये नॉर्थ पोल है। तो हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ है, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो इधर जा रहा है, देखो ये है डाइपोल मोमेंट। तो वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, देखो किसके साथ, फील्ड के साथ। जब ये सिचुएशन आएगी ना चांदी, तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है नॉर्थ पोल का पॉजिटिव होता है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स इधर को लगेगा, और इसका नेगेटिव होता है तो उसके जस्ट फील्ड के अपोजिट लगेगा, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह, अगर आपको याद हो, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस फोर्स की वजह से इस पे एक टॉर्क है, कपल ऑफ फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा फील्ड, सीधी सी बात है। तो जब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों आएगा एम बी साइन ऑफ थीटा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क होता था एम की जगह पी, बी की जगह ई इंटू साइन ऑफ थीटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था। तो सिंपल है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे सर, एम क्रॉस बी। नाउ यू कैन राइट दिस एम क्रॉस बी बॉस, एम क्रॉस बी। सो ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर वो एक बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट की बात करेंगे, अगर करंट कैरिंग लूप है
ठीक है, तो फिर हमें पता है करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था, I इंटू ए, यानी करंट उसमें जो लूप में होगी उसका एरिया, ठीक है, तब हम वो लेते थे, ठीक है। तो M क्रॉस B, बस इतना ध्यान रखना, थीटा पुट करते जाओ, आपका टॉर्क आता जाएगा। थीटा अगर आपका 0 है तो टॉर्क 0 है, थीटा अगर आपका 180 है तो टॉर्क 0 है, दिख रहा है आपको, साइन 0 0, साइन 180 0 होता है। थीटा अगर आपका 90 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है। इतनी बात तो सबको पता ही होगी यार, है कि नहीं। तो एंगल देखेंगे कैसे, एंगल हमेशा M और B के बीच में चेक करते हैं, B किधर है और M किधर है, और M हमेशा S टू P होता है, N होता है ना, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। बस एंगल यू जस्ट चेक आउट बिटवीन द डायपोल मूवमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ओके, सिंपल है। तो ये टॉर्क है, ये फॉर्मूला है, जस्ट इसका यूज करना है, फॉर्मूला यूज होगा, एक मल्टी कॉन्सेप्ट में इसका यूज करेंगे, दैट्स वाई, इसलिए आपको ये याद रखना है, बस खत्म, ये याद रखना है, ठीक है, समझ रहे हैं लॉजिक। जो मेन मुद्दे की बात है जल्दी से फिर से देख लेते हैं, वर्क डन। अगर इस बार मैग्नेट को मैं रोटेट कराऊं, देखो फील्ड चाहता है, देखो इसका फोर्स इधर है, इसका फोर्स इधर है, ये इसको ऐसा रोटेट रोटेट करना चाहता है, हम इसको ऐसा रोटेट करना चाहते हैं इसके अगेंस्ट, यानी वी हैव टू डू एट दिस पर्टिकुलर डायपोल द एक्सटर्नल वर्क हमने यहाँ पे करना है, एक्सटर्नल वर्क वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली एक्सटर्नल वर्क टू रोटेट दिस डायपोल फ्रॉम द इनिशियल एंगल θ1 टू फाइनल एंगल θ2। सपोज करो मैं किसी इसको ये ऐसे रखा हुआ है और मैंने वर्क डन निकालना है, ठीक है, समझना बॉस, बॉस हेलो बॉस। तो डायपोल मोमेंट आपको कुछ ऐसे रखा हुआ है बॉस, देखो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और डायपोल मोमेंट ऐसे है आपका, और इनके बीच में इनिशियल एंगल कुछ θ बना है, आपने इसको अगेंस्ट द फील्ड, है ना, एक्सटर्नली ऐसे रोटेट करा दिया, तो ये ऐसे रखा था, आपने फोर्स लगा के इधर को रोटेट कराया, तो आपने वर्क किया, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क करा है, और इसका एंगल जो है सपोज करो θ1 से चेंज होके हो जाता है कुछ θ2, तो बताओ नेट वर्क डन कितना होगा। जब भी वो वर्क डन की बात करे बस समझ जाना, तो एक्सटर्नल जो वर्क डन होता है, जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा इसको रोटेट कराने के लिए, माइनस MB इंटू कॉस θ2, यानी फाइनल एंगल जो भी होगा उसका, माइनस रोटेशन के बाद इनिशियल एंगल, ठीक है, ये आपने यूज करना है। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही होता था, माइनस PE लिखते थे हम, ठीक है, ये इनिशियल एंगल है जो M बना रहा होगा B के साथ, आफ्टर रोटेशन फाइनल एंगल है जो M बना रहा होगा B के साथ, समझ जाना, बस ये इनिशियल है लिख लेना, ये फाइनल है, ओके। और माइनस साइन यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट नहीं करा है, अगर माइनस साइन आप नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और एज इट इज यूज कर रहे हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, तो जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये वाला प्लस हो जाएगा, तब cos θ1 माइनस cos θ2 लिखोगे आप ऐसे याद रखो ऑब्वियसली, ठीक है। तो बाय द फील्ड अगर निकालना है तो माइनस हटा देना, बस बाय द फील्ड, मतलब अगर इसका वर्क डन निकालना है फील्ड का तो ये हटा देना, ये एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, यूज कैसे करना है, इस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले में क्वेश्चन करने के लिए सब सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ओके। अब देखो अगर आप इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से प्लेस करें मैग्नेट की बॉस की θ1 इनिशियली 90 डिग्री है, ऑलरेडी मैग्नेट इस तरीके से रखिए कि उसका डायपोल मोमेंट B के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और θ2 कुछ भी हो सकता है, फिर मतलब आप 90 से अगर उसको रोटेट कराओ, ठीक है, मतलब कैसे सर, देखो मान लिया फील्ड इधर है, ठीक है, इधर है ऐसे, और मैग्नेट ऐसे रखिए, और इधर है साउथ पोल, इधर है नॉर्थ, तो देखो फील्ड की डायरेक्शन ये रही साउथ से नॉर्थ, ये रही M की डायरेक्शन, तो ओरिजिनल जो एंगल है इनके बीच में M के और B के वो 90 है। अगर ये वाली पोजीशन हो तो इस समय जो एनर्जी उसके, वो जो वर्क डन है उसके पास, जो एनर्जी है उसके पास, उसको बोलते हैं उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब यहाँ पे एंगल्स पुट करोगे तो देखो θ1 90 और cos 90 0 हो जाएगा, और θ2 की थीटा, ये तो 0 हो गया टर्म, यहाँ थीटा आ जाएगा, तो एनर्जी आपकी बचेगी, जो वर्क डन है एक एनर्जी की फॉर्म में हम स्टोर कर लेते हैं, माइनस MB cos θ बचेगा आपका फॉर्मूला, एंड दिस इज द फॉर्मूला जब भी वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एनर्जी की बात करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन यूज दिस, ओके। एंड दिस इज टोटल वर्क डन चेंज इन एनर्जी, ये तब पोजीशन पे है जब cos 90 आपका, मतलब थीटा इनिशियल आपका 90 डिग्री होगा, सो यू कैन यूज माइनस MB cos θ, और ये एनर्जी है तो हम लिख सकते हैं माइनस M वेक्टर डॉट B वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, सिंपल है। कब ये मैक्सिमम होगी, कब ये मिनिमम होगी, वो सब आपको पता होगा, ठीक है, वो सब आपको पता होगा, कब एनर्जी मिनिमम है, कब एनर्जी आपकी मैक्सिमम है। अब इसको ध्यान से इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे सर, कैसे, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये फील्ड है ऐसे, यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दोस्तों वो मिनिमम एनर्जी की बात करता है तो मिनिमम एनर्जी कब होगी,
ठीक है। मिनिमम एनर्जी तब होगी जब थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है, और वो होगी कितनी, cos 0 1 हो जाएगा माइनस एम बी। याद रखियो मिनिमम एनर्जी होती है माइनस एम बी, और ये तब पॉसिबल है जब आपका इधर फील्ड है, लेट्स सी आपका फील्ड इधर है और आपका डायपोल भी इधर ही हो, मतलब बार मैग्नेट भी आपकी ऐसे रखी हुई है कि ये एस है ये एन है और इसी की डायरेक्शन में है, देखो एम बी। जब आपका मैग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो, बस उसकी डायपोल मोमेंट, मतलब वो किसी एंगल पे ऐसे ना होगा, ऐसे है इनिशियली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसी की डायरेक्शन में लेटी होगी, देख लो ऐसे, है ना, एम और बी एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो इनके बीच का एंगल 0 होगा, तो उस समय जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन। इस मिनिमम एनर्जी की वजह से इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल कंडीशन ऑफ डायपोल। दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल कंडीशन ऑफ डायपोल। ध्यान से समझिए बॉस, इसका यूज होता है क्वेश्चंस बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट नंबर 2, अगर थीटा 180 डिग्री है, मतलब सर फील्ड अगर इधर है मैग्नेटिक, लेकिन डायपोल इस तरीके से है, उसमें देखो फील्ड तो इधर है, आपने इस तरीके से रख दी कि इधर एस पोल है इधर एन पोल है और उसके अपोजिट इधर एम जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल 180 होगा और उसकी एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। देखो 180 cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे एम बी आएगा प्लस में, तो ये मैक्सिमम एनर्जी होती है। दिस इज अनस्टेबल कंडीशन, है ना, इसी को कहते हैं अनस्टेबल कंडीशन ऑफ द डायपोल। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, आप इसको नोट करेंगे, अनस्टेबल कंडीशन कहते हैं इसको डायपोल की। दिस इज योर अनस्टेबल। तो जब भी वो कभी स्टेबल कंडीशन की बात करेगा, समझ जाना थीटा 0 लेना है, थीटा 0 लेना है एनर्जी के लिए, समझ गए, यानी जो एनर्जी की जो वैल्यू होगी माइनस एम बी होगी, और अगर वो अनस्टेबल की बात करेगा तो मैक्सिमम एनर्जी होती है और उस समय एम प्लस में लेते हैं एम बी और 180 का एंगल बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आप यूज करेंगे, सिंपली आपके सामने है, इनका यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल करने के लिए वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी तो आपने टेंशन ही नहीं लेने का, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको समझ में आना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, सारे पॉइंट सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए एज इट इज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने इसी तरीके से बात करी थी, ठीक है, डिटेल एनालिसिस में। तो यहाँ पे भी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आ जाएगा, हर तरीके से हम करें। पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर लास्ट पॉइंट बचेगा उसका डिस्कशन कर लेंगे ना, बस तरीके से यार, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं बॉस, टेंशन देने का, बस आप देखते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, चीजों को लिखते रहे, उनका एप्लीकेशन मैं कराता रहूंगा। आपने भी लॉट ऑफ मेहनत करनी है, पूरा जुनून आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, अपने काम के प्रति और अपने सपनों के लिए बॉस, यू हैव टू फाइट, ओके। सो कम ऑन, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मस्त तरीके से, ओके। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन जल्दी से आप देख लो, उसको पढ़ लो, उसमें जो भी डेटा गिवन है उसको लिख लो, इंफॉर्मेशन को हमने जल्दी से देखना है, मस्त तरीके से यूज करना है, कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ओके। तो उसने बोला स्ट्रेट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की बात कर रहा है, घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, बस देखते रहने का, ठीक है। उसने बोला एक स्ट्रेट सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर has 1000 tons per मीटर, 1 मीटर में 1000 टॉन्स है। ओ अच्छा, ठीक है। अब मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस, उसका एरिया भी दे दिया आपको, ठीक है। इट इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, एंगल बना रहा है उसके साथ, वो भी दे दिया है। देन फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सोलेनॉइड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट। सोलेनॉइड पे जो एक्ट कर रहा है टॉर्क, वो हमें कैलकुलेट करना है जब उसमें 2 एम्पियर की करंट पास हो रही है। सबसे पहले टॉर्क देखो क्या होता है, बाकी चीज छोड़ दो। टॉर्क होता है, हमने अभी भी लिखा है एम बी साइन ऑफ थीटा, और कोई भी करंट कैरिंग लूप एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, बार मैग्नेट की तरह काम करता है, तो टेंशन नहीं लेने का, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, टॉर्क तो यही रहेगा। अब ये देखना है कि डायपोल मोमेंट नहीं दे रखा है तो क्या करें, तो हमें पता है जब करंट कैरिंग लूप होता है, मान लिया इसमें कोई भी करंट कैसे भी जा रही है, ऐसे जा रही है मान लिया, तो करंट कैरिंग लूप में जो डायपोल मोमेंट हम लिखते थे उसमें करंट इनटू उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिंपल, टेंशन नहीं है। देखो तो हम यहां पे लिखेंगे I इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, तो ये बन गया कि नहीं। देखो अब उसमें बोला है कि नंबर ऑफ टर्न्स भी है वहां पे, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स, 1000 टर्न्स है पर मीटर में, ठीक है सर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर टोटल डायपोल मोमेंट चाहिए n, तो n से n I a b साइन थीटा। तो अब आपने ये एक्सप्रेशन यूज करना है, बात खत्म। आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया और एंगल और मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ पुट कर दो, जो भी गिवन है पुट कर दो, टेंशन नहीं लेने का, आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। लेंथ उसने बोला 50 सेंटीमीटर है, 1000 टर्न्स है, पर
ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये टोटल है, तो टोटल टर्न्स आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो पर यूनिट लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स याद करो स्मॉल एन इंटू उसकी टोटल एन हुआ करता था। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल लेंथ में कितने हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल टर्न्स आ जाएंगे। तो पहले निकाल लो, तो ये दे रखे हैं 1000 और लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा बॉस, तो ये बन गया आपका 500। तो एक्चुअली में जो टोटल टर्न्स है टोटल लेंथ में 50 सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर में इतने हैं तो 50 सेंटीमीटर में कितने होंगे, ठीक है, तो टोटल इतने हैं, ठीक है 500। यू हैव टू यूज ऑल द डेटा आर गिवन, यू जस्ट पुट हियर 500। करंट है सर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बॉस, 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ इंटू ए, बी कितना है भाई, बी टेस्ला 0.32 इंटू साइन कितना है भाई, एंगल 30 डिग्री, चेक करें आप, साइन ऑफ 30 डिग्री। तो सिंपली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये 1000 हो गया, फिर ये 2000 हो गया, 10⁻⁴ हो गई, 0.32 हो गया इंटू 1/2 हो गया। तो इस 2 से कैंसिल, तो 1000 हो गया, और 1000 से अगर इसको देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 तो घट गई, तो -1 बचा इंटू 0.32 बचा, ठीक है जी। तो टॉर्क अगर इसको डिवाइड कर दो मैं इससे 10 से, तो या इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.032 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क आपके ऊपर एक्ट कर रहा होगा। जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस, ठीक है, सिंपली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बस आपको डेटा का यूज करना आना चाहिए, कंसेप्ट का यूज करना आना चाहिए, बस सिंपली ओके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लिटिल बिट कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तो क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली होगा यार, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने आपको सबके सारे आ जाएंगे जितने भी अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। ओके, सो होप सो गाइज आप समझ रहे होंगे बातों को, और आप क्वेश्चंस को अप्लाई कर रहे होंगे, कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे होंगे, आपको मजा भी आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं बॉस, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको करना चाहिए। आपने देखा होगा आपके एग्जाम में बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे से अच्छे भी आते हैं, तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप करेंगे, पीवाईक्यूज को आप जाके सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। ये सारा आइडिया आपको होना चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और। ओके बॉस, जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। उसने बोला फाइंड द वर्क डन ऑन द डायपोल टू रोटेट इट फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो भाई तीर फेंक के मारा हमारे ऊपर इसने, ठीक है। उसने कैलकुलेट करना है वर्क डन टू रोटेट द डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या करने के लिए, उसको रोटेट कराना है, कहां से, फ्रॉम स्टेबल कंडीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। याद करो, जब स्टेबल कंडीशन होती है तो एंगल लेते थे 0, जब अनस्टेबल होते तो एंगल लेते थे 180 डिग्री। बस यही तो चाहिए था हमें, मतलब 0 से 180 लेके जाना है। मतलब पता है क्या है कहानी में ट्विस्ट क्या है, ये है देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो बार मैग्नेट है वो S2N पहले तो इधर को है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। अब आपको इसको, ये तो 0 डिग्री है देखो, M और B एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहां से इसको डायरेक्ट S2N इसको रोटेट करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं फिर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इधर आ जाएगा S, इधर N, तो आपने इसको जस्ट रिवर्स कर दिया, तो देखो अब इधर होगा डायपोल मूवमेंट। तो कितने एंगल से आपने रोटेट कर दिया, 180 डिग्री। तो ये अनस्टेबल कंडीशन है, सेकंड एंगल। तो ऐसे पहले मैग्नेट ऐसे थी, उल्टा कर दिया आपने, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है, कर लो ना यार। वर्क डन क्या होता है रोटेट कराने के लिए, -MB फाइनल एंगल कॉस में माइनस इनिशियल एंगल, ठीक है, पुट कर दो। तो घपलू आ गया -MB cos θ2 है 180, cos θ है 0। बाकी आपको सब कुछ एंगल वैंगल पता होता है। क्या पता होता है सर, cos 180 -1, cos 0 1, और ये माइनस तो पहले से ही है। तो आंसर आपके पास आ गया 2MB। दिस इज योर आंसर गाइज, दिस इज योर आंसर एंड यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन हो गए ना, उसमें डेटा गिवन होगा, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो सकती है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन थी तो MB के टर्म्स में ही पूछ लिया। फॉर्मूला तो यही ऐसे ही यूज होगा ना, कर लेना अब और क्वेश्चन बढ़िया तरीके से अप्लाई करना सीखना, लैंग्वेज समझनी है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। ओके, तो एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट और बचता है, जल्दी से उसको मैं देख लेता हूं क्योंकि उस पर क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, तो प्लीज उसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बॉस, तो लास्ट कंसेप्ट है, ऑसम कंसेप्ट है, ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से समझना भी है, और उसके क्वेश्चंस भी हम साथ में ही एप्लीकेशन करेंगे, तो आपको एप्लीकेशन करना भी आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, 1-2 बार पूछे गए हैं, तो दैट्स व्हाई फिर से पूछे जा सकते हैं।
You have to remember all the concept. Okay, so come on. तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट। जब आप किसी बार मैग्नेट को किसी भी मैग्नेटिक निडल की अगर मैं बात करूं, मैग्नेटोमीटर जो डिवाइस होता है उसकी हम यूज यहाँ पे करते हैं एक तरीके से, उसको आप फ्रीली सस्पेंड कर दो तो वो अपने आप ऑसिलेट करती है। आपको पता है कोई भी बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप स्टे कर जाती है। ठीक है, तो लेट्स सी बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा है। तो वो बेसिकली ऐसा हम करती हो, हमने प्रूफ तो नहीं करना है। मान लें एक बार मैग्नेट मेरे पास कुछ ऐसे है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, आपने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया बॉस, तो इसका जो डायपोल मोमेंट आप देख सकते हो इधर को है बॉस। ठीक है, तो फ्रीली सस्पेंड किया है तो ऐसे 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 कर करके धीरे धीरे दिख रहा है ऐसे ऐसे, तो धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे स्टे करेगी साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में। सिंपल। तो सपोज करो उसका जो फील्ड है इस तरीके से किसी एंगल पे आपने मान लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, हमें पता है नॉर्थ वाली पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर को लग रहा होगा, साउथ वाली पे फोर्स इधर को लग, तो एक कपल एस को जो फील्ड के डायरेक्शन में करने का ट्राई करेगा नॉर्मली। ठीक है, जो फील्ड होगा उसके डायरेक्शन में ट्राई करेगा इसको करने का, तो ये उसी तरीके से ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसके जो ऑसिलेशन है उनका टाइम पीरियड निकालना है। और जब टाइम पीरियड की बात करते हैं हम ऑसिलेशन की, ठीक है, तो ऑसिलेशंस के जब टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ऑल दीज ऑसिलेशंस मतलब उनका जो ऑसिलेटरी मोशन है वो एसएचएम होनी चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन होनी चाहिए। तो टाइम पीरियड आपने बस याद रखना है, बाकी चीजें गई तेल लेने। टी इक्वल टू आएगा निकल के 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई ओवर एम बी। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, this is the expression, this is the formula you have to remember। 2 pi under root I is the moment of inertia। ठीक है, this is moment of inertia। You can remember moment of inertia of bar magnet, क्योंकि वो बार फॉर्म में है मैग्नेट, एक रॉड की तरह काम करेगी। आपको पता है रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसकी लेंथ एल है, विड्थ अगर हम नेगलेक्ट कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय 12। ये आप सबको पता है, जब उसके सेंटर से एक्सेस पास होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बी एम इसका डायपोल मोमेंट है, दिस इज द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट ये समझ जाना मोमेंट है बॉस। ठीक है, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली, ये तो आपको पता ही है। चलो मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर वो मैग्नेट को रिवर्स करके या इधर उधर पोलैरिटी चेंज कर रहा है उसकी, तो उसका डायपोल मोमेंट, उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, क्योंकि एम और बी के बीच में सारी चीजें आपने देखनी होती है, एंगल क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है नॉल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी चेंज होगा जब उसकी लेंथ वगैरह, उसकी डायमेंशन वगैरह, उसको कटिंग वटिंग आप करेंगे किसी तरीके से, ठीक है, तब वो चेंज होगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है, बट फॉर्मूला पहले तो आप याद रखें, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम्बियन, दिस इज द टाइम। अगर कभी वो एक निडल की बात करें, बार मैग्नेट की बात करें, मैग्नेटिक निडल की बात करें, उसके ऑसिलेशन टाइम पीरियड की बात करेंगे तो फॉर्मूला यूज होगा। अब कैसे यूज होगा क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के ही थ्रू समझ सकते हैं। चले स्टार्ट करें क्वेश्चन करना, कम ऑन। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन। जल्दी से आप देख लो, मजा आएगा पढ़ने, पढ़ लो पहले इसको ध्यान से। ठीक है, इसमें जो भी डेटा की बिना उसको बिल्कुल पेशेंस के साथ लिखना है, पढ़ना है, आराम से समझना है, सिचुएशन क्या है, फॉर्मूला क्या यूज करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, उसने बोला 2 बार मैग्नेट ऑफ द सेम लेंथ, सेम ब्रेथ उसकी भी सेम है, लेंथ भी सेम है, बट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m एंड 2m, एक का m है एक का 2m है, ओके, आर ज्वाइंड टुगेदर पोल फॉर पोल एंड सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, मतलब सेम पोल है, सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग। मतलब ऐसा समझो, इनिशियल सिचुएशन ऐसे होगी, पहली मैग्नेट इसको ये मान लो आप, सपोज करो ये आपकी दूसरी मैग्नेट है। ठीक है, ये कुछ वाहियात से नहीं बन गई है, गोली गोलू सी। ठीक है, तो अगर इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, अगर इसका साउथ पोल है तो ये पोल टू पोल है, और यहाँ पे इसको ऐसे लटका दिया गया है, ऐसे समझ लो। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन ऐसे है। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है, ठीक है, मान लिया m है और इसका डायपोल मोमेंट मान लिया 2m है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, दे आर सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग, ऐसे क्लियरली बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, अब बोला टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस असेंबली इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b इज 3 सेकंड, मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस किया गया है और वहां पे इसका जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है वो इनिशियली दे रखा है 3 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में किसी इसको सस्पेंड किया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो इनिशियल टाइम इस सिचुएशन में रहकर ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो उनका टाइम पीरियड है 3 सेकंड, ये गिवन है। उसने बोला व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ द पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट इज चेंज्ड। क्या बात कर रहे हो, पोलैरिटी चेंज करिए, मतलब एक मैग्नेट अगर ऐसे रखिए, नॉर्थ पोल है साउथ है, तो ऐसे कर दी, रिवर्स एक को किया केवल। ठीक है, इट चेंज एंड द कॉम्बिनेशन इज अगेन मेड टू ऑसिलेट इन द सेम फील्ड, उसी फील्ड में, फील्ड सेम रखा, मतलब सेकंड सिचुएशन आपकी बन जाएगी। लेट्स से आपने पहली वाली मैग्नेट को ऐसे रिवर्स कर दिया, तो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, दूसरी एज इट इज है अभी भी, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल। तो इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो, इधर हो गया,
m और इसका डायपोल मोमेंट कितना था 2m। देखो पहले दोनों का इधर था 2m इधर था और इसका भी इधर ही था m, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो इनिशियली इसका जो डायपोल मोमेंट है सिस्टम का इनिशियल वो है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट हो जाएगा 3m। आप चेक करें और यहां पे आप अपोजिट हो गया, एक का इधर चला गया और एक का इधर चल गया, अपोजिट हो गया, तो यहां फाइनल जो डायपोल मोमेंट आएगा वो 2m माइनस m दैट इज m बचा। ठीक है, यहां पर ऐसा करने से अब ये ऑसिलेट करेंगे इसके अबाउट, तो उसका टाइम पीरियड बताना है t2। वी हैव टू कैलकुलेट दैट टाइम पीरियड। फॉर्मूला हमें पता है, बस कंसेप्ट यूज करना है, कॉम्बिनेशन को अप्लाई करना है, इसको हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे कटिंग वटिंग कुछ नहीं की है तो डायपो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम रहने वाला है। लेट्स सी इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, लेट्स सी इसका कुछ I1 होगा, लेट्स सी इसका कुछ I2 होगा। ठीक है, सेम ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का मैंने मान लिया I मान लिया मैंने इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, और यहाँ पे भी दोनों का सेम ही रहेगा I, कॉम्बिनेशन का I। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम दोनों के कॉम्बिनेशन का I मान के चलेंगे, वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, सेम ब्रश सेम लेंथ है। ठीक है, कटिंग वटिंग करी नहीं है। तो हमें पता है T इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाई एम बी, नेट I नेट M नेट B, B सेम है ये सेम है, तो बचा M। तो T इनवर्सली प्रोपोर्शनल है केवल M पे। ठीक है, तो सिंपल बना दो। तो पहली सिचुएशन में टाइम डिवाइड बाई दूसरी सिचुएशन में अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दूसरी सिचुएशन का ओवर पहली सिचुएशन का पुट करो। दूसरी सिचुएशन का क्या है फाइनल वाला, और ये पहली सिचुएशन का इनिशियल वाला, पुट करो आंसर आ जाएगा यार। तो T1 दे रखा है 3 डिवाइड बाई T2 अंडर रूट MF, ये है M, और इनिशियल था 3m, ये कैंसिल, तो आ गया 1 बाई अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो T2 आ गया 3 रूट 3 सेकेंड, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर गाइज। Simply you can solve the problem by using this concept as it is, okay? तो ध्यान देना हर चीज पे क्या चेंज हुआ है क्या चेंज नहीं हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप जाके ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, और ढूंढे, कंसेप्ट मैंने बता दिया यूज कैसे करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला आपकी प्रैक्टिस करनी है, याद रखने हैं, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन कर लेना, अच्छे से अप्लाई कर लेना, क्वेश्चन जरूर कर लेना, सॉल्व चाहिए, कोई भी दिक्कत होगी मेरे को बताना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ऑसम से कॉन्सेप्ट के साथ, मोटिवेशन के साथ। ओके, तब तक लिए प्लानिंग कर लो मस्त तरीके से, अपनी पूरी प्लानिंग करके रखो मस्त तरीके से। ओके ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।